गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि इससे पहले कल की क्लास में अपन ने एक बहुत ही प्यारी जो कहानी थी आपके पुस्तिका कहानी चयनिका से, जिसका नाम था उसने कहा था, उस पर अपन ने चर्चा की थी। उसमें से कुछ भाग छूट गया था, रह गया था समय अभाव के कारण। उसको आज अपन पूरा करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था, उसमें अपन ने सुना था आपने कि नकली पलटन साहब जो बहरूपिये के रूप में आ जाते हैं और आकर के हजारा सिंह जो सूबेदार है उनको क्या आदेश देते हैं कि जाइए यहाँ से 2-3 खेत दूर है ना, एक खंदक है जर्मन सैनिकों की, तो वहाँ पर जाकर के आप क्या कीजिए, उनके ऊपर आक्रमण कीजिए, ठीक है। और बीच में मैं रास्ते में अपने 15 सैनिक हैं जो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से ये समाचार पा करके सूबेदार जो हजारा सिंह है वो बिना सोचे समझे कुछ सैनिकों को लेकर के उधर चले जाते हैं नकली पलटन साहब के बताए हुए रास्ते पर, ठीक है। वहाँ पर वो उधर चले जाते हैं और पीछे से जो नकली पलटन साहब है वो लहना सिंह से बातचीत करते या वार्तालाप करते, तो बातों बातों में लहना सिंह उनको ताड़ लेता है या समझ लेता है कि ये अपने पलटन साहब नहीं हो सकते, क्योंकि अपने पलटन साहब के तो पट्टीदार बाल थे, पट्टी मतलब कपड़े की पट्टी से बांधे हुए बाल थे सिर में जो नहीं थे, ठीक है। दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। तब उन्होंने सोचा लहना सिंह ने कि रात के नशे में उन्होंने बालों को कटवा दिया होगा। फिर उसकी परख करने के लिए उसने कई बातें उससे पूछी लहना सिंह ने कि आपको पता है कि जगदारी ज़िले में अपन ने जो शिकार किया था नीलगाय का, उस नीलगाय के कितने बड़े बड़े सींग थे। तब भी नकली पलटन साहब झूठी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि उसके 2 फीट 4 इंच के सींग थे। इसके अलावा और भी कई झूठ बोलता है, जैसे वापस शिकार से वापस आते समय आप मैं खोते पे था, मतलब पलटन साहब कह रहा है कि मैं खोते पे बैठा हुआ था और एक अब्दुल्ला जो रसोईया था, खानसामा था, वो भी अपने साथ था, जो बीच में ही मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक जाता है। तो ये सारी बातें जब उससे लहना सिंह कहता है तब वो हाँ में हाँ मिला देता है। तब इन बातों के बाद उनको पूरा जो शक होता है वो कन्फर्म हो जाता है कि वास्तव में ये तो बहरूपिये ही है, क्योंकि ये सारी बातें हुई नहीं थी। ये सारी बातें लहना सिंह ने उसको परख करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ही कही थी। अंदर जाता है लहना, अंदर जा कर के अंधेरे में खंदक में घुसता है तो वहाँ पर वजीरा सिंह सोया हुआ था। हड़बड़ाहट में वजीरा से वो क्या हो जाता है, टकरा जाता है वजीरा सिंह से। तो वजीरा सिंह बोलता है कि क्या कयामत आई है, क्या आफत आ गई है, लहना की आफत आई है, लेकिन वो आफत किसके रूप में आई है, किसके रूप में आई है, नकली पलटन साहब के रूप में आई है। वजीरा एक काम कर, तू अभी जा और सूबेदार जो है वो सूबेदार और अपने जो सैनिक है ना वो संकट में है, तो सूबेदार को तू उनके पाँवों के निशान देखते हुए जा और सूबेदार को जा कर के कह दे कि आप पर आक्रमण होने वाला है। ये आदेश दिया था वो पलटन साहब अपने नहीं थे, वो नकली पलटन साहब थे, तो उनके पाँवों के निशान देखते हुए तू पहुँच जा। तब वजीरा सिंह लहना से कहता है कि लेकिन आदेश, तब लहना सिंह को क्रोध आ जाता है और बोलता है कि आदेश की ऐसी की तैसी। इस समय सबसे सीनियर सैनिक मैं हूँ, जमादार के पद पे हूँ, इसलिए मैं तुमसे सीनियर हूँ वजीरा, और तुम मेरा कहना मानो, क्योंकि मैं जमादार हूँ आपके ऊपर, इसलिए मेरा कहना मानो और मेरा आदेश यही है कि तुम जाओ और सूबेदार को भी जाकर के सूचना कर दो, ठीक है। अब वो वजीरा उनके कहने पर चला जाता है। जैसे वो उधर उनके पाँव के निशान देखते हुए जाता है तो मिट्टी जो थी वो गीली थी, तो उसके पाँव में मिट्टी मणों में मिट्टी चिपक गई थी। ऐसा
लिखा है उसमें कि मनो मनो मिट्टी मेरे पाँव में चिपक गई थी। ठीक है, आगे जैसे वो उधर जाता है वजीरा, और पीछे से जो वो क्या नाम है, पीछे से ये क्या नाम इसका, नकली पलटन साहब क्या करते हैं, खंदक में 3 बेर के आकार के क्या बम क्या कर देता है, लगा देता है, और उनकी जो बत्ती होती है, उनका तार होता है, उस तार को एक जगह जोड़ करके बत्ती को सिगड़ी के पास रख देता है। जैसे ही खंदक से बाहर लहना सिंह आता है, लहना सिंह अपनी बंदूक से उसके हाथ पे मारता है। क्यों? क्योंकि वो हाथ से क्या बत्ती को लगाने वाला था, बम को छोड़ने वाला था। तो जैसे ही नकली पलटन साहब बम की बत्ती के लगाने वाला था, तो लहना खंदक से बाहर आकर के जल्दी से अपनी बंदूक के पीछे वाले हिस्से से उसके हाथ पर क्या करता है, वार करता है। अब वो गिर जाता है वहीं पर। ठीक है, गिरने के बाद में मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने के बाद क्या करता है, लहना सिंह सबसे पहले उसकी जेब तलाशी करता है। जेब में से 3 तो पत्र, एक डायरी निकलती है जो ऊपर वाले शर्ट के और कोट के जेब में से मिली है। नीचे पतलून के जेब में उसने चेक किया नहीं था लहना सिंह ने, तो मूर्छित हो रखा था। इतने में ही बम जो थे, उन बमों को निकाल करके वो क्या करता है, फेंक देता है, या उनको निष्क्रिय कर देता है, या डिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में उसको होश आ जाता है नकली पलटन साहब को होश आते ही लहना सिंह कहता है कि मैंने आज आपसे बहुत सारी बातें सीखी है कि जगदारी ज़िले में जो नीलगाय थी, उसके सींग थे वो 2 फीट 4 इंच के थे। उसका सिर तैयार होने के लिए शिमला की मेस में गया था, जो तैयार होकर के आने वाला था, लेकिन अब तक नहीं आया। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारी बातें उसको लहना सिंह बताता है, और फिर कहता है कि आप मुझे पागल नहीं बना सकते नकली पलटन साहब। ठीक है, अब नकली पलटन साहब पड़े अपने हाथों को पतलून यानी पैंट के जेब में डाल लेता है, मानो ऐसा लगता है कि सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, अब वो उससे बोलता जाता है लहना सिंह कि एक बार तुम्हारे जैसे ही एक मुल्ला आया था, मौलवी, गांव में, जो गांव के बाहर जो बड़ था, उस बड़ के नीचे माचा खाट लगा करके बैठा करता था, और गांव की स्त्रियों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटा करता था, और बच्चों को और लोगों को दवाई दिया करता था। और ये भी कहता था वो मौलवी कि अब जर्मनी लोग विद्वान हो गए हैं, वेदों को पढ़ करके विमान बनाने के विद्या भी उन्होंने सीख ली है। तो उसको लक्ष्य करके कहता है, जब वो मुल्ला और मौलवी जो जर्मन से आया हुआ था, हमारे गांव के लोगों को पागल बना रहा था, उससे ही मैं पागल नहीं बन सका, तो नकली पलटन साहब आप मुझे कैसे पागल बना सकते हो। गांव के लोगों को उसने भड़काया भी था कि डाकघर से पैसे निकाल लीजिए। मंडी के लोगों को भड़काया था कि डाकघर से पैसे निकाल लीजिए कि सरकार क्या है ना, सरकार डूबने वाली है। तो ऐसे करके जब वही मुझे पागल नहीं बना सका, तो पलटन साहब आप मुझे कैसे पागल बना सकते हो। वो इतना कहते ही फायरिंग कर देता है नकली पलटन साहब। ठीक है, और फायरिंग लहना के कहाँ पर लगती है, झांग में लगती है। उसने क्या किया, फायरिंग जहाँ पर लगती है झांग में, वहाँ पर तो उसने क्या मांस में लगा था, तो उसने कस करके पट्टी बांध ली कपड़े की, तो खून तो रुक गया। और अपनी जो हेनरी मार्टिन जो बंदूक थी, हेनरी मार्टिन बंदूक से वहीं पर उसकी खोपड़ी में गोली दाग दी नकली पलटन साहब के। कपाल क्रिया हो गई, 2 गोली चला दी। इस प्रकार से खोपड़ी में गोली चला देता है लहना सिंह, किसके, नकली पलटन साहब के। इस प्रकार वहीं पर उसकी क्या हो जाती है, कपाल क्रिया हो जाती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी खोपड़ी खुल जाती है, कपाल क्रिया का मतलब खोपड़ी खुल जाती है। ठीक है, और वहीं पे ढेर हो जाता है। तब अंदर से जो
बोधा सिंह था जो हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वो बिस्किट के 3 डिब्बों पर सोया हुआ था, क्योंकि अंदर गीला था तो सूखे डिब्बों पे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, और वो तप रहा था, बुखार से ज़ोर से तप रहा था, बर्रा रहा था ज़ोर से, ठीक है। और उसकी सहायता करने के लिए इससे पहले लहना सिंह ने अपने कोट और जर्सी भी उसको दे दी थी ताकि उसको ठंड कम लगे। तब जैसे ही हेनरी मार्टिन पिस्तौल चलने की आवाज़ आती है, बंदूक की आवाज़ आती है, तो बोधा सिंह बोलता है क्या हुआ। तब बोधा सिंह को तो ये कह करके सुला देता है कि कुछ भी नहीं, हड़का हुआ एक पागल कुत्ता आया था, सो उसको मैंने मार गिराया। और जल्दी से जा कर के लहना सिंह सभी अपने साथियों को क्या कह देता है कि शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, जर्मनों का अपनी सेना पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया है, ठीक है। सभी सचेत हो जाते हैं। 8 खंदक में शेष बचे हुए सैनिक कितने थे, 8 सैनिक ही थे। वो 8 सैनिक 10 लाख शत्रुओं के ऊपर भारी थे, क्योंकि लहना सिंह कहता ये था कि एक जो सिख है या एक जो सैनिक है वो 1.25 लाख शत्रु के बराबर है, तो 8-10 लाख के बराबर हो गए। उधर से भाई साहब 70 जर्मन सैनिकों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया उनकी खंदक पर। इधर 8 थे तो इधर आक्रमण दोनों तरफ से होने लगे। इधर लहना सिंह जो था वो खड़ा होकर के तक करके दुश्मनों को ताक करके दुश्मनों को क्या कर रहा था, मार रहा था। और उधर से भी जर्मन सैनिक भी क्या गोलीबारी कर रहे थे। इनके साथी थे एक लहना सिंह के, वो खंदक में लेटे लेटे गोलीबारी कर रहे थे, लहना खड़ा कर रहा था, ठीक है। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब पीछे से थोड़ी देर बाद में पीछे से जो सूबेदार होता है वो सूबेदार अपनी सेना लेकर के वापस आ जाता है, और सूबेदार भी उन जर्मन सैनिकों को देख करके पीछे से उनके ऊपर गोलीबारी करने लगता है। तो अब जो जर्मन सेना के सैनिक थे वो 2 पार्टों की चक्की में फंस गए थे। सामने से तो लहना के 8 सैनिक फायरिंग कर रहे थे और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह आ गया था। इस प्रकार से दोनों ओर मुसीबत में फंस जाते हैं। 2 पार्टों की चक्की में, मतलब दोनों ओर मुसीबत में कौन फंस जाते हैं, जर्मन सैनिक फंस जाते हैं। इस प्रकार से काफ़ी देर तक युद्ध चलता है। दोनों तरफ से जनहानि होती है, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। लहना सिंह की सेना से भी या हजारा सिंह की सेना से 15 सैनिक मारे जाते हैं, और उसकी जो जर्मन सेना में 70 सैनिक थे, 70 सैनिक में से 63 सैनिक खेत रह जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से वहाँ पर जो गाड़ियाँ होती है वो गाड़ियाँ आवाज़ सुन करके आ जाती है रिलीफ, वो दवाई या उपचार करने के लिए और मुर्दों को ले जाने के लिए। तब गाड़ियाँ आई, 2 गाड़ी आई, तो 2 गाड़ियों में घायलों को लेटाया गया। घायलों में सबसे पहले किसको, बोधा सिंह को लेटाया गया। बोधा सिंह ज़बर से तप रहा था। इसके बाद एक गाड़ी में जो मुर्दे थे उन मुर्दों को डाला गया उनको। तो घायलों में बोधा सिंह को लेटाया गया। बोधा सिंह के जो पिता थे हजारा सिंह सूबेदार, उनके भी कंधे में गोली लग गई थी, उनको भी पट्टी बांध करके गाड़ी में बिठाया गया। लेकिन हजारा सिंह जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे कि लहना तुम्हारी गोली लगी, लहना की दूसरी गोली लगी थी काय में, पसले में लगी थी। तो पसले में लगने के कारण खून ज़्यादा बह गया था। तब उसने क्या किया था, लहना ने जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी को घाव में पर करके कस करके साफे को फाड़ करके बांध लिया था दूसरे घाव पर, ठीक है। तब सूबेदार कहता है कि नहीं, लहना मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम भी तो घायल हो, तुम्हारी भी तो 2 गोली लगी है, तुम भी घायलों के साथ चलो। तब वो कहता है कि नहीं, मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, वापस आकर के ले चलना मुझे दूसरे राउंड में। तब वो मना कर देता है कि बोले आप पहले जाओ, बोधा सिंह की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आपके भी तो गोली लगी है हजारा सिंह, आप भी उपचार लेना जा कर के, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, फिर वापस गाड़ी आएगी तब मैं चला जाऊँगा ये। और फिर जाते समय ये कहता है, जाते समय क्या कहता है, ये कहता है कि हाँ हजारा सिंह, जब तुम या सूबेदार
सूबेदार हजारा सिंह ही तो होता है कि सूबेदार जब तुम अपनी सूबेदारनी से मिलो तो ये कह देना कि उसने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया, उसने कहा था मैंने पूरा कर दिया। ये कहानी का टाइटल भी है, ठीक है। तब हजारा सिंह या सूबेदार कहता है कि उसने क्या कहा था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं जा करके, तुम मेरे साथ ही चलना, तुम साथ चल करके सूबेदारनी को बता देना कि उसने क्या कहा था। कि नहीं हजारा सिंह, मैंने जो बोला है आप बोल देना बस उनको जा करके, अभी साथ चलने का समय नहीं है। आप तो एक काम कर देना, जैसे ही आप अपनी पत्नी से मिलो या सूबेदारनी से मिलो तो जा कर के ये कह देना कि लहना सिंह ने ये कहा कि उसने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। तब हो गया कि कहना क्या है, साथ ही चलना और साथ चल करके तुम ही सूबेदारनी से बात कर लेना, ये कहकर फिर वो लहना सिंह कहता है जाते जाते बस आप तो बोल देना। गाड़ी चली जाती है। गाड़ी चले जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में ही वो गिर जाता है। लहना सिंह गिर जाता है तो उसके साथ उसकी रक्षा के लिए कौन होता है, उसकी देखभाल के लिए कौन होता है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह उसके पास बैठा है। वजीरा सिंह ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ है और बार बार वो पानी मांगता है, तब उसको पानी पिला देता है वजीरा सिंह। किसको? लहना सिंह को पानी पिला देता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी जितनी भी जीवन की स्मृतियाँ होती है, जितनी भी यादें होती है, वो आंखों के सामने पिक्चर की तरह, एक चित्र की तरह, एक रील की तरह तैर जाती है। अब लहना सिंह का जो अंतिम समय था वो नज़दीक था, इसलिए जीवन भर की जितनी भी यादें थी वो ताज़ा हो गई। उसको पहले की फ्लैशबैक, पूर्व यादें याद आने लगती है। अब उसको याद आने लगता है कि कितना समय बीत गया, कि वो जो 8 साल की लड़की थी, ठीक है, उस समय मेरी उम्र 12 साल। हम कहाँ पर मिले थे, कहाँ पे मिले थे? उस दुकान पे मिले थे जहाँ पर पहली मुलाकात हुई थी। और जब भी वो अक्सर मिला करती थी उससे मैं ये एक ही बात पूछा करता था कि तेरी कुड़मई हो गई क्या? तो वो हंस करके धत्त बोल करके चली जाती थी। और उसके बाद जब उसने एक दिन आशा के विपरीत ये बोला कि हाँ मेरी कुड़मई हो गई, दिखता नहीं कि ये सोलू कुड़मई में या सगाई में मिला है, तब वो दुखी हो करके घर आता है। तब से लेकर के ये इतना समय बीत गया, 25 साल पहले की ये घटना थी। 25 साल पहले की ये घटना थी, पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी कब। ये पूर्व की बातें उसको याद आने लगती है। और बात ही फिर थोड़ी देर बाद में वो कहता है कि वजीरा मुझे पानी पिला दे। वजीरा उसके सिर को अपनी गोद में रखकर संभाल करके रखता है और जैसे जैसे लहना सिंह कहता है पानी के लिए, तो पानी पिलाता जाता है। वो पानी पिला देता है उसको, ठीक है। अब फिर से उसको याद आने लगती है। याद क्या आने लगती है? एक बार क्या होता है, अब ये जो सूबेदारनी है उसकी मुलाकात कैसे होती है कि वो हो रही है, उसको कैसे पता चलता है? एक बार क्या होता है कि ये 7 दिन की छुट्टियां लेकर के लहना सिंह अपने गांव की ज़मीन की पैरवी करने के लिए गया हुआ था, ठीक है। इतने में पीछे से ही लाम लग जाती है, लड़ाई छिड़ जाती है। तो उधर से एक चिट्ठी आती है, संदेश आता है कि लड़ाई छिड़ गई है, आप आ जाओ, ठीक है। सूबेदार भी गाँव गया हुआ था। एक चिट्ठी तो लड़ाई की आती है, दूसरी सूबेदार की आती है। सूबेदार की चिट्ठी आती है, सूबेदार भी ये लिख करके भेजता है कि लड़ाई छिड़ गई है और तुम एक काम करना, मेरा गांव बीच में ही पड़ता है, तो लहना सिंह तुम मेरे गांव से होकर के मेरे घर से होकर के निकल जाना, ठीक है। तो ये क्या है ना, जब वो चिट्ठी मिलती है, एक तो काय की लड़ाई की, दूसरी काय की सूबेदार की चिट्ठी मिलती है। सूबेदार ने ये लिखा था, क्या लिखा था कि तू मेरे घर से होकर के निकल जाना, बोधा सिंह और मैं सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह, तू मेरे घर पे आ जाना, इधर से अपन साथ लड़ाई पर चलेंगे। तब वो क्या करता है
लड़ाई का संदेश पा करके, चिट्ठी को पा करके लहना सिंह किसके घर चला जाता है? बोधा सिंह के और हजारा सिंह के घर चला जाता है। तब हजारा सिंह कहता है कि तुझे सूबेदारनी जानती है क्या? तब वो आश्चर्यचकित होता है कि सूबेदारनी मेरे को कैसे जानेगी? न तो कभी सूबेदारनी ने मेरे को देखा, नहीं मैंने कभी सूबेदारनी को देखा, और नहीं ही आपकी फैमिली कभी क्वार्टरों में रही थी, कभी उनमें सरकारी जो कमरे थे उनमें रही थी जो मैं उनको जान पाता। तब वो कहता है कि जाओ, हजारा सिंह कहता है कि जाओ लहना सिंह, आपको सूबेदारनी जानती है, वो आपसे बात करना चाहती है। तब हजारा सिंह के कहने पर सूबेदार या हजारा सिंह के कहने पर लहना सिंह क्या करता है? ओबरी में जाता है, कमरे में जाता है। कमरे में जा कर के प्रणाम बोलता है और उधर से आशीष सुनता है। प्रणाम बोलता है सूबेदारनी को और सूबेदारनी आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। तब सूबेदारनी बोलती है कि तुम मेरे को जानते हो क्या? कि बोले नहीं। तब सूबेदारनी दूसरी बार में ये बोलती है कि तुम्हारी कुड़मई हो गई क्या? तब देखते देखते सारी बातें याद आ जाती है। जैसे ही सूबेदारनी ये कहती है कि तुम्हारी कुड़मई हो गई क्या, तब लहना सिंह समझ जाता है कि ये वही 8 साल की लड़की थी जो कभी मुझे अमृतसर के तंग गलियों वाली दुकान पर मिली थी। ठीक है, लेकिन आज समय ने ऐसे करवट ली है कि उसका जो बचपन का प्रेम था लहना सिंह का, वो प्रेम आज किसकी पत्नी के रूप में था? हजारा सिंह की पत्नी के रूप में था। ठीक है, अब वो ये कहती है कि आपको पता है बचपन में आपने मेरी जान घोड़ों के पाँव में जाकर के मुझे बचाया था और मेरे प्राणों की रक्षा की थी। अब वो ये कहती है सूबेदारनी कि आज एक और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार से बचपन में आपने मुझे बचाया था वैसे ही आप मेरे इकलौते या एकमात्र बेटे बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह की भी आप रक्षा करोगे। क्यों? इससे पहले बोधा सिंह के पहले भी कई बच्चे हुए थे लेकिन वो जीवित नहीं रहे, और ये एक ही बेटा है और वो भी सेना में है और मेरे पति भी सेना में है। तो जिस प्रकार मेरे प्राणों की रक्षा की थी वैसे ही आप मेरे बेटे और मेरे पति की जान की भी क्या करोगे? रक्षा करोगे। ठीक है, ये कह करके वो चली जाती है। ये सारी की सारी घटनाएं क्या होती है? किसके आंखों के सामने तैरने लगती है? मूर्छित पड़ा है। ठीक है, ये सारी की सारी घटनाएं किसकी आंखों के सामने तैरने लगती है? लहना सिंह की आंखों के सामने तैरने लगती है। अब लहना सिंह की और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और लहना सिंह क्या करता है? लहना सिंह अनर्गल बोलने लगता है, बहकी सी बातें करने लगता है और कहता है कि कीरत सिंह उसका बड़ा भाई है। कीरत सिंह उसका बड़ा भाई नहीं, सॉरी छोटा भाई है। कीरत सिंह तू आ गया है? कीरत एक काम कर, तू मुझे अपने पट्टे पर, अपने कंधे पर सुला ले, मुझे अपने कंधे पर सुला ले। और तुम्हारा जो भतीजा है ना, जब हुआ था उसी साल मैंने आम के पेड़ लगाए थे। अब की बार तो उनके आम के बहुत सारे क्या आ जाएंगे? फल आ जाएंगे। ठीक है, तुम चाचा और भतीजा दोनों खूब उन आम के पेड़ों पर जब वो फलेंगे, जब उन पर फल आएंगे, आम आएंगे, तब खूब खाना। ये बात वो सिर्फ और सिर्फ बोले जा रहा था, जबकि उसका सामने उसका भाई कीरत नहीं था। वजीरा सिंह को ही वो क्या समझ रहा था? कीरत समझ रहा था। वजीरा भी समझ गया था, वजीरा सिंह भी, वो भी उसको हाँ किए जा रहा था। इस प्रकार से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और थोड़े दिनों बाद में जो फ्रांस का अखबार था, उस फ्रांस के अखबार में ये घटना छपती है कि 77 राइफल जमादार लहना सिंह के घावों के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस प्रकार से ये जो कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, वो मैंने आपके वो पूरी समझाई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो ये कहानी हमें संदेश देती है 3। एक तो प्रेम की प्रतिज्ञा को पूरा करने का, तो उसने प्रेम जो था उसका
वो 8 साल की लड़की जो किससे शादी हो जाती है आगे चल कर के, सूबेदार से, हजारा सिंह से, जो होरा उसका नाम होता है। तो उसके द्वारा किए गए प्रण को उसने पूरा किया, तो प्रण प्रतिज्ञा को पूरा करती है। त्याग, त्याग उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया। किसकी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए? होरा की प्रतिज्ञा या अपने बचपन के प्रेम को पूरा करने के लिए। और देश प्रेम, और अपने देश के लिए तो वो लड़ी रहा था अंग्रेज़ों की ओर से। इस प्रकार से ये कहानी पूरी होती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।